गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के नहीं आते हैं। बोर्ड के अंदर पहला क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर से आता है, जो एक क्वेश्चन खाली जगह का आएगा और पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा और एक चौथा क्वेश्चन आता है जो आपके सॉल्व करने वाला आता है, जिसके अंदर लसम मसब या फिर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 + 2√5 1 है। ये किस प्रकार की संख्या, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? हमेशा ध्यान रखना, √3, √5, √7 या फिर ये कह सकते हैं रूट के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई के अंदर आती है या फिर प्लस के अंदर आती है, वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन में परिमेय के पूर्णांकों की समन होती है। ये क्या समन होता है? एक यूक्लिड विभाजन का कोई फॉर्मूला है हमारे चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर एक संख्या के दूसरे संख्या के अंदर भाग देते हैं और लस के अंदर लस और मसक ज्ञात किया जाता है। तो क्या हो गया? विभाजकता का। आप यहाँ विभाजकता का नियम लिख सकते हैं। समन क्या होता है? भाग का संबंध होता है, विभाजन का संबंध होता है। तीसरा प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है। सबसे छोटी भाज्य सम यानी जिसके अंदर भाग जाता है। इसने ये नहीं पूछा सबसे छोटी सम क्या है। सबसे छोटी सम तो आपको 2 हो जाएगी, लेकिन भाज्य 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होगी? 4 होगी। जिस संख्या का दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित चरणों के बाद समाप्त हो जाता है, यानी जिसका पूरा भाग जाता है, पॉइंटों के बाद भाग पूरा चला जाता है, यानी वो वापस रिपीट नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। और जिसके अंदर भाग जाता ही रहता है, यानी जैसे 1, 3, 7, 5, 7, 8, 9, 10 ऐसे जाता रहता है, उसके अंदर क्या होगा? अशांत दशमलव आएगा। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होगी? इसने पूछा भाज्य और इसने पूछ लिया अभाज्य, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2.35 है, क्या है? शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है? तो ये क्या हो जाएगी? शांत दशमलव हो जाएगी। यानी भाग देने के बाद संख्या क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या को क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती क्या बोलेंगे? अशांत संख्या बोलते हैं या फिर अपरिमेय संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब देखो, ये 8 क्वेश्चन बहुत शानदार है। संख्या n² - 1 8 विभाज्य होती, 8 से विभाज्य होती है, तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे? यानी n के बराबर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि n की जगह मान रखने पे वो सारी 8 से विभाज्य हो जाए? तो आप ध्यान रखना, विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या आप रखें, यहाँ पे देख लो, आपकी क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मानो हमने 3 रखा, 3 3 9 में से 1 गया, पीछे कितना बचेगा? 8। 8 के अंदर 8 का भाग जाता है। अब 5 रखे, देखो 5 में 25, 25 में से 1 गया, 24, 24 के अंदर 8 का भाग जाता है, तो क्या हो जाएगी? विषम। खाली जगह के अंदर क्या आ जाएगा? विषम संख्या। यानी n का मान क्या होगा? कोई भी विषम संख्या ले लो, आपके ये सही हो जाएगा। अब देखो, यूक्लिड विभाजन परिमेय होता है, इसके अंदर क्या होता है? ये तो सबको पता है भाई। भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। ये वो संख्या जिसके अंदर इस भाजक का क्या जाता है? भाग जाता है। जो भाग जाने में प्राप्त होता है वो भागफल होता है, और जो पीछे रहता है वो क्या होता है? शेषफल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और दूसरी चीज, कई क्वेश्चनों के अंदर ये काम आता है हमारे। अब देखो, ऐसी कौन सी संख्या है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है? बहुत अगला क्वेश्चन है। ऐसी संख्या कौन सी है हमारे गणित के अंदर जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है? तो ये एक अपवाद है। वो संख्या कौन सी? 1 को
गणितज्ञों ने ना तो भाज्य माना ना अभाज्य माना। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है जो खाली जगह के टाइप में बनते हैं और मेरे हिसाब से आप सबको ये समझ में आ गए होंगे। दूसरी चीज, अब हम जो लसप और मसप के ऊपर आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। अब देखो, कोई भी दो संख्या दे रखी होती है, जैसे हमने 12 और 15 दो संख्या है, ये 12 और ये 15 दो संख्या है। इसके अंदर हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल करें, 2 6 3 3 1 3 5 5 1। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 तथा 15 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3। दोनों के अंदर क्या 3 कॉमन आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। और इसका एलसीएम पहले तो कॉमन क्या है भाई, दोनों के अंदर 3 है तो 3 लिख दिया। पीछे क्या बचा, 2 इंटू 2 और इधर क्या बचा 5। 5 तो 10 20 20 क्या 60। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60 और एचसीएफ कितना आएगा 3। अब इस प्रकार आपको दूसरे से 56 और दूसरा है 78, 156 और 78। अब इसके अंदर आपको एचसीएफ तो दे रखा है 78, तो एलसीएम क्या होगा, वैसे तो आप ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं को गुणा 156 इंटू जो संख्या दे रखी है उनका गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपका एचसीएफ कितना दे रखा है 78, 156 इंटू 78 एलसीएम इंटू 78, क्योंकि कितना दे रखा है 78 आपका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो। 78 का इसके अंदर बाहर चला जाएगा, 156 इंटू 78 अपॉन 78 कैंसिल, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 156। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो और ऐसे भी, लेकिन ये आपके ज्यादा सही रहेगा। अगर आपको एक चीज दे रखी है एलसीएम और एचसीएफ से, तो फिर आप दूसरी चीज ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे एलसीएम दे रखा होता तो हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते, लेकिन हमारे पास एचसीएफ दे रखा तो हमने एलसीएम ज्ञात किया। 100% क्वेश्चन ऐसा आएगा आएगा, आप नोट करके लिख लो। जब बोर्ड का पेपर देख के वापस आओ तो आप मिलान कर लेना कि जो सर ने बताया वो आया या नहीं आया। अब क्वेश्चन तो एलसीएम एचसीएफ पे ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हटके भी पूछ सकते हैं। जब से जैसे कि 2 नंबर का चौथा क्वेश्चन आएगा तो कुछ अलग तो पूछेगा। अब अलग किस टाइप का पूछ सकते हैं वो देखते हैं। वे बड़ी से बड़ी, अब देखो पूछे क्या बड़ी से बड़ी, हमेशा बड़ी से बड़ी या अधिकतम पूछते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें मसब ज्ञात करना है। और छोटी से छोटी पूछे तो हमें क्या ज्ञात करना है, लसब। बड़ी से बड़ी पूछे तो मसब और छोटी से छोटी पूछे तो क्या करना, लसब। तो आपको पूछा गया है कि 135 और 225 का मसब यानी एचसीएफ कितना दे रखा है 45 दे रखा और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का गुणा बराबर एचसीएफ तो दे रखा है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 45 का भाग दे दो दोनों के अंदर, तो एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणा बट्टा एचसीएफ। सही है ना, दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी लसब इंटू मसब। अब 15 का भाग इसके अंदर 15 बार, इसके अंदर 3 बार, 3 का भाग इसके अंदर 5 बार, 5 को इससे गुणा कर लो, 5 5 25, 2 5 3 15 17 1 5 675। तो इसका जो लसब आएगा यानी एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा 675। अब देखो प्रश्न पूछा जाएगा इस 5 का, देखो वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे 245, एक तो संख्या क्या है 245 और एक 1029
को भाग देने पे करने से 5 शेष बचते हैं, 5 शेष बचते हैं, इसका मतलब दोनों में से पहले तो 5 माइनस कर दो, 1029 में से 5 गए 1024। तो देखो इसके अंदर तो हम इसका गुणनखंड करेंगे 2 2 2 2 3 5 हो जाएगा, इसके अंदर भाग देंगे 5 1 2, फिर 2 का भाग 2 5 6, फिर 2 का भाग 1 2 8, फिर 2 का भाग 6 4, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2 और 2 का भाग 1। अब देखो 3 और 5 इसमें कहीं नहीं है, लेकिन 1 2 3 4, 1 2 3 कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। 1024 ही है, 5 1 2 2 512 का 256 सही है। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 ऐसी संख्या होगी जिसके अंदर दोनों का भाग जाएगा। मतलब बड़ी से 32 का भाग इनके अंदर नहीं जाएगा, बड़ी से बड़ी पूछे तो 32 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 16 का ही जाएगा। अब छठा क्वेश्चन है, वे बड़ी से बड़ी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो सेम इसी टाइप का है। देखो एक संख्या आपको दे रखी है 398, दूसरी संख्या आपको दे रखी है 436 और तीसरी संख्या है 542। अब ये कह रही इसमें से सेंसफुल क्या है, इसके अंदर तो भाई 7 सेंसफुल रहता तो माइनस कर दो, जो सेंसफुल रहेगा वो क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसमें 11 सेंसफुल रहता तो 11 माइनस कर दो, इसमें 15, 7 किया माइनस तो 391, ठीक है। इसके अंदर 11 माइनस करेंगे 4 2 5 425, इसके अंदर माइनस करेंगे 12 में से 7 गया और 3 में से यानी 527। अब इसका आप वही तरीका बड़े से बड़े का पूछा है तो एचसीएफ कर लो, 391 425 और 527। इसका तीनों का एचसीएफ करना है और आपको निकालना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 391 के अंदर भाग देना है, 425 के अंदर और 527 के अंदर। अब इसी प्रकार आगे वाली संख्या है, अगले वाला क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, शानदार भी है, आप उसे थोड़ा सा समझने की बात है। क्वेश्चन क्या है, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, आपको गुणनखंड करके सोल्व कर लेना है, ठीक है ना। 65 और 117 का एचसीएफ यानी मसब कितना दे रखा है 65m - 117, तो m का मान ज्ञात करना है। भाई इन दोनों का जो मसब दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यानी 65 और 117 इनका मसब पहले आपको गुणनखंड करके ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करो, 3 का भाग जाता है नहीं, 5 का जाता है, कितना 13 तो 13 के अंदर ये खत्म। अब इसके अंदर भाग देते हो, देखो किसका जाता है 7 8 3 का जाता है, 7 8 1 9 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो इसके अंदर 3 39, फिर 3 का जाएगा कितना 13, तो 13 का एक भाग, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा 13 13, तो इसका एक से कितना हो जाएगा, यानी 65m - 117 बराबर किसके बराबर होगा, ये 13 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का ऐसे पिता यानी मसक पिता आ रहा है, भाई 13 आ रहा है, और पर्सन के अकॉर्डिंग मसक पिता दे रखा है, ये दे रखा है, तो 117 को पक्षांतर करो, 13 + 117 तो 65m बराबर 130, हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो 130 65 का भाग दे देंगे, कितना आ गया 2 बार, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ पर आप 2 रखोगे तो ये मसब आ जाएगा, रख के देख लो वापस वही संख्या आएगी, 13 आती है या नहीं आती, यानी इस जगह पे 2 रख दो और देख लो आपके 13 मसब आ रहा है या नहीं आ रहा है, वही आएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन भी अच्छा है,
की घात 2 का दशमलव प्रसार कितनी संख्या तक है, ठीक है ना। यानी दशमलव प्रसार कितनी संख्या तक है, और ये शांत है या अशांत है, कितनी संख्या के बाद शांत हो जाएगा वो देखते हैं। एक्सक्यूशन करने के वैसे दो तरीके, या तो आप देखो यहाँ 2 की घात 5 है ना, लेकिन यहाँ 5 की घात क्या 2 ही है, तो या तो 5 की घात आप 3 ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है, क्योंकि ये के 10 की घात 5 बन जाएगा, तो नीचे तो बनता है 10 की घात 5, ऊपर है 5 5 25 25 125 125 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 375। अब देखो इसको 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना, 10 की घात 5, 1 2 3 4 5 के बाद में तो 5 7 3 0 0, तो कितनी संख्या के बाद में 1 2 3 4 5, 5 के बाद में ये शांत हो जाएगा, इसको तो क्या आएगा 5 संख्या के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका 3 2 की घात, इधर देखो 5 की घात 2 है तो इसको भी 2 की घात 2 करो और इसे गुणा कर दो और फिर भाग दे दो, तो भाग देंगे तो ये तो हमें पता है कितना हो जाएगा 100, 2 की घात 3 कितना होगा 8, ऊपर 3 है, नीचे हो गए 800, 300 के अंदर 800 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं 30 हो जाएगा, जीरो फिर भी भाग नहीं जाएगा, जीरो फिर भी भाग नहीं जाएगा, इसके अंदर भाग जाता है, कितना जाता है 8 3 24, 3 बार, तो पीछे कितना बचा 7, नहीं सॉरी 6000, 6000 के अंदर आपके पास कितना जाएगा 7 8 56, तो पीछे बचेगा 400, 4000, 4000 के अंदर आपका भाग आएगा 5 बार। देख लो दोनों के अंदर सेम आ रहा है, दोनों तरीकों से वैसे जो भी आपको अच्छा लगे, वैसे ये ज्यादा सही रहेगा, क्यों आसान रहेगा, इधर भाग देना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेम टू सेम एक क्वेश्चन और पूछा है 625, तो बताइए ये शांत है या अशांत है, हमेशा ध्यान रखना ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंदर 5 और 2 का भाग दिया जाता है वो हमेशा क्या होगी शांत होगी, जिसके अंदर नीचे मान लो 5 के गुणज के अंदर आ जाए या फिर 2 के गुणज के अंदर है वो संख्या हमेशा क्या होगी शांत होगी। कैसे होगी देखते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की घात 4 लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे 2 की घात 4, 2 की घात 4 को ऊपर नीचे गुणा करोगे, ये 2 की घात 4 कितनी होती है 16 होती है, 16 क्या 48, 48 के अंदर किसका भाग देंगे 10 की घात 4, 10 की घात 4 10,000 होती है, भाग दो, ये हो गया आपका 7% है ना आसान, और 100% क्वेश्चन तो आएगा। आप पेपर मिला लेना लास्ट के अंदर, जब आपका पेपर हो जाए तो पहला क्वेश्चन आपको इसी टाइप का मिलेगा, या तो पहला मिलेगा या फिर चौथा मिलेगा, पहला मिलेगा तो 1 नंबर का और चौथा मिलेगा तो 2 नंबर का। अब दो संख्याओं का मसक और लसक दे रखा है, बहुत आसान है भाई, दो संख्या तो लसक और मसक दिया है और एक संख्या दे रखी है तो दूसरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या कौन कौन सी हमारे पास दे रखी है भाई, दो संख्या में एक तो दियोड़ी है, एक का एक्स मान लो दूसरी गई है 54 दियोड़ी है, एलसीएम इंटू की तो दियोड़ो 162 और एचसीएफ की तो दियोड़ो 27, तो ठीक है एक्स ज्ञात तो आराम ज्ञात कर सका, 162 इंटू 27/54 भाग जाता है 9 का 9 का, इसके अंदर 3 बार, इसके अंदर कितना जाएगा 9 5 9 6 54 6 बार, फिर वापस या सीधा देखो 27 का 2 बार डाला और इसके अंदर ऊपर बचा 162 और नीचे बचा 2 तो 81, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 81।
अगर दो संख्या में से एक संख्या दे रखी है और लसब और मसब दे रखा है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल इंटू लसब इंटू मसब होता है। अब अगला क्वेश्चन है 225 को घातांक के रूप में लिखो। भाई बहुत आसान है, 225 है, इन्हें घातांक के रूप में लिखना। कर लो गुणनखंड, पहले गुणनखंड तो आपको करने ही पड़ेंगे। 3 का भाग जाता है कितना हो जाएगा 7 × 21 5 बार, फिर 3 का जाता है तो 25 5, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5, तो 3 की घात 2 × 5 की घात 2, ये घातांक रूप हो जाएगा इसका। आसान है, इसे सरलतम रूप भी बोलते हैं, तो सरलतम रूप करो। अब देखो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं थ्योरी के अंदर, करना कुछ नहीं होता, छोटी सी चीज बताऊंगा उसके अनुसार आपको किसी का भी मान निकाल सकते हो। और आपको पूरी, अगर 2 नंबर का पूछे तो पूरी ये थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी, सीधी एक लाइन लिखनी है। भाई किसी परेड में 112 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 48 सदस्यों वाले एक रैंक के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखो सीधा यही देखना, अधिकतम संख्या मतलब मसब आएगा और न्यूनतम संख्या मतलब लसब आता। तो दो संख्या है आपको 612 और 48, इन दोनों का भले अलग अलग करो तो भी अच्छी बात है। निकालो इसका मतलब 2 बार 3 0 6 2 1 5 3 3 बार 5 1 3 बार 17 2 24 2 12 2 6 2 3 तो 3। अब देखो 2 बार और 1 3, तो 2 और 1 3, तो 2 × 2 × 3 3 × 6 6 2 12, कितने मार्च कर सकते हैं 12 मार्च किए जा सकते हैं, ठीक है ना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 12 स्तंभ होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे न्यूनतम पूछ लेता तो आपको क्या करना पड़ता 2 × 2 × 3 × 3 × 17 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 3 2 आ गए, लेकिन यहाँ पे ये 2 बच रहे, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते, जो इसका गुणा आता वो अधिकतम से न्यूनतम आ जाता, ठीक है, यानी छोटी से छोटी। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं। अब ये संख्या है 6 8, अब मुझे बताओ इसका सरलतम रूप, आपको पता चलेगा क्या कैसे बात दोगे, क्या बात दोगे, नहीं दे सकते। इसका सीधा से वही तरीका 195 और 168 का आप पहले क्या करोगे गुणनफल करोगे। बाकी तो हट जाता है, 3 का जाता है 3 6 5, फिर 3 का जाता है क्या 3 5 8 नहीं 5 का जाएगा 7 5 35 73। अब 73 के अंदर किसी का भाग जाता है, किसी का नहीं जाता है, तो 73 ये क्या है। अब इधर देखो 1055 है ना, 3 19 5 बार 7 5 35 15, यहाँ भाग जाना चाहिए। चलो इधर वाला करके देखते हैं। 2 का 5 8 4 2 2 9 2 2 1 4 6 2 7 3 73, सही है। अब देखो ऊपर क्या है 3 × 5 × 73, नीचे क्या है 2 × 2 × 2 2 2 2 2 73। अब जो जिसे कट रहा है काट दो, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ दो। 73 से 73 कैंसिल हो गया, पीछे ऊपर तो बचा 15, 2 2 4 4 2 8 2 16, 15/16 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ऊपर वाले के अंदर और नीचे वाले के अंदर 73 का भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा 15/16।
अब देखो ये तो गए छोटे वाले क्वेश्चन जो बहुत आसान थे। अब कई बार क्वेश्चन सिद्ध करने वाला पूछ लेता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, 2 + 2 √3 5 अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। अब ओनली 4 क्वेश्चन बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके कुछ भी नहीं आएगा। ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि √2 है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना होता है वही पहले सबसे पहले लाइन क्या लिखेंगे हल के अंदर, माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसके अंदर कुछ और मानना, 2 पूर्णांक मानने पड़ेंगे, या तो p क्यों मानो या a भी मानो, तथा माना 2 पूर्णांक a तथा b है। वो किस प्रकार होंगे, b है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, यानी √2 बराबर a/b, जहां a और b दोनों आपस में क्या नहीं होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे, या फिर आप लिख सकते हो b ≠ 0, b का मान क्या नहीं होंगे, 0 के बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ पे a और b आपस में क्या होंगे, a व b आपस में सहअभाज्य होंगे। जैसे लाइन लिखो तो भी अच्छा है और नहीं लिखो भी तो भी अच्छा है। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए, यानी √2 √3 या √5 या √7, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो √2 का हमने वर्ग किया, इधर भी a² b², तो ये क्या हो जाएगा 2a² b², तो 2b² बराबर a², इसे समीकरण नंबर 1 दे दोगे। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो जो a है वो 2 और a है वो 2 से विभाज्य है, तो यहां क्या लिखोगे, 2a² से क्या है, विभाजित होता है, 2a² को विभाजित करता है। अब 2 अगर a² को विभाजित करेगा तो 2 किसको, a को भी, 2 a से b, 2 a को एक से नहीं को आएगा, 2a² को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अब ये तो हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 2c। अब ये 2c का लेने का मतलब क्या है, इन दोनों के अंदर कुछ हमें ऐसा उभयनिष्ठ निकालना है जो इसका क्या विरोध करेगा, यानी अपरिमेय संख्या क्या कब होती है, जब दोनों के अंदर कोई भी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता। अगर इन दोनों के अंदर हमें कुछ उभयनिष्ठ मिल गया तो इसका मतलब ये क्या गलत है, जो हमने सबसे पहले माना था ना, √2 एक परिमेय संख्या है, ये क्या आएगा, गलत हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। तो लिखो इन दोनों के ऊपर वापस इसको करेंगे तो 2c², यानी 4c²। अब समीकरण a क्या है भाई, a² बराबर क्या है 2b, तो a² की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2b बराबर 4c², 2 का भाग इसके अंदर, तो b² बराबर 2c²। अब सेम टू सेम आपको वही लाइन वापस लिखनी है, अतः इधर लिख लो, अतः 2b² को विभाजित करता है, देखो इसके अंदर लिखना ज्यादा पड़ेगा, विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, करता है, अतः a व
बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाई दोनों के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? देखो इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, दोनों के अंदर 2 आ रहा है, तो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 2 आ गए। परंतु ये इस तथ्य का क्या विरोधाभास करता है, ये इस तथ्य का विरोध करता है, ये इस तथ्य का विरोध करता है ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अतः जो हमने सबसे पहले ये लिखा, ये परिमेय संख्या, ये हमारी परिकल्पना क्या है? ये हमारी कल्पना क्या गलत सिद्ध हो गई। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। भाई जो हमने माना वो गलत सिद्ध हो गया। जो हमने √2 परिमेय माना वो क्या गलत सिद्ध हो गया। अगर गलत सिद्ध हो गया इसका मतलब क्या √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर सही सिद्ध हो जाता तो परिमेय होती, लेकिन सही नहीं, गलत सिद्ध हुआ। गलत सिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के अंदर सिर्फ एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या, इसके अंदर भी देखो ये 2 मिल रहा है और इसके अंदर भी ये 2 मिल रहा है, तो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ 2 भी आ रहा है, एक ही साथ साथ उभयनिष्ठ 2 भी आ रहा है। और उभयनिष्ठ 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारी जो हमने जो सबसे पहले सोचा वो क्या गलत हो जाएगा। अब देखो ये तो √2 का है, √3 होता तो आप क्या करते, यहाँ पे √3 कर लेते। अब यहाँ √3 करते तो यहाँ पे भी √3 करते। अगर यहाँ √3 करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 हो जाता, और यहाँ पे भी 3 हो जाता। जहां 2 आया वहां पे हम 3 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या मानते, 3 मानते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 9 हो जाता। यहाँ पे 3 9 जो काट छांट करते तो 3, तो उभयनिष्ठ वही यहाँ पे 3 आ जाता। अब देखो यहाँ पे होना तो एक ही चाहिए उभयनिष्ठ, लेकिन उभयनिष्ठ क्या 3 भी एक उभयनिष्ठ संख्या आ रही है, 1 और 3 दोनों उभयनिष्ठ आ रही है। इसका मतलब √3 भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी कैसे 5 करोगे तो 5 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 7 करोगे तो 7 उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है, अब देखो हमेशा ध्यान रखना किसी भी अपरिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्या का जोड़ या गुणा करने पे वो हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगी, लेकिन आपको सिद्ध करने का बोला जाएगा और आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखो अभी हम सिद्ध करते हैं, बहुत ही आसान है। अब प्रश्न है, मान लो मैं मन से ले रहा हूं 5 2√3, आप 7√3 ले लो, कुछ भी लो, आपकी इच्छा पे है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले अब इस प्रश्न में क्या दे रहा हूं, प्रश्न कह रहा है कि 5 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न खुद कह रहा है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसको सिद्ध करो कि यह अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है। माना 5 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो a और b तो वही पूर्णांक हो जाएगा जो इस प्रकार है। क्या हो जाएगा, 5 2√3 a/b, b नॉट इज इक्वल टू 0। a और b क्या से अभाज्य गुणनखंड, a व b से अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसे कॉन्स्टेबल लिख देना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो 5 को पक्षांतर करो, हो सकता है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b/b बराबर 2√3। हमें तो इधर √3 ही लाना है, तो 2 का क्या कर देंगे
भाग दे देंगे, a बराबर 5b अपॉन 2b, ये हो गए √3। अब देखो a और b पूर्णांक है, a b चूंकि a b पूर्णांक है, ए बी को हमने क्या माना, ए बी पूर्णांक a माइनस 5b 2b, इसलिए ए बी पूर्णांक है, a 5b 2b भी क्या होगा, परमेय संख्या होगी। अब हमारे ध्यान है भाई 2 है, 3 है, 5 है, या फिर हमारे a b या कोई भी संख्या मान लो, ये सब परमेय संख्या है। जब तक यह मान रूट में नहीं आवे जब तक ये क्या परमेय संख्या होगी, और जब √3 इसके इंटू में आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो ये इसलिए 5 माइनस 2b ये परमेय संख्या है, लेकिन पर्सन अपन ने कहीं कह रहे कि √3 एक अपरमेय संख्या है, √3 क्या एक अपरमेय संख्या है, और जिसको हम मानेंगे वो इस चीज में विरोध करे। पर्सन में दियोड़ है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, तो सिद्ध करो ये भी अपरमेय संख्या होगी। तो जो अब मानियो कई मानियो 5 2 √3 एक परमेय संख्या, वो भी अट कहीं में गलत सिद्ध दे दियो, क्योंकि √3 के बराबर वो मान आ रही है, मतलब कि √3 जो मान है 1.732 फिर बराबर होए और फिर बराबर होए, फिर मतलब ये क्या होगी अपरमेय संख्या होगी। जो हमने माना था वो हमारा क्या हो रहा गलत सिद्ध हो रहा है। अतः 5 2 √3 एक अपरमेय संख्या होगी। ये आपके क्वेश्चन है। अब 8 भले 5 आओ 7 आओ कुछ भी आओ आप आराम से कर सकते हो। एक को पक्षांतर करो, अपन सिर्फ रूट वाली संख्या एक तक ही नाम है, बाकी पक्षांतर कर जो भाग जाओ फिर भाग दे देना है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपने 1 और 2 रनिंग में कभी कभार पूछ लेते हैं। तो संख्या है भाई, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत का मतलब क्या n प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो वैसे इस प्रश्न से ही पता चल सकता है कि इसका उत्तर क्या होगा, ना होगा। कारण क्या है, 6 का टुकड़ा करो आप 6n, इसको क्या लिख सकते हो 2n इंटू 3n लिख सकते हो, इन्हें पूरा लिखा तो 2 इंटू 3n लिख सकते हैं। लेकिन 0 किन टाइम हो गए जिन टाइम इमें 5 रो गुणनखंड या 2 रो 5 रो और 2 रो 2 रो 5 रो बाद इमें अगर जा पे तो ये मतलब है 0 पे समाप्त हो सकती है। लेकिन ये कोई गुणनखंड है कि 5, कोई गुणनखंड 5 नहीं है। अगर 6n 0 पे समाप्त कब होगी, जब 5 से विभाज्य होगी, या 5 एक गुणनखंड 5 से विभाज्य होगी, या 5 का गुणनखंड होगी। अब आप n बराबर 1 2 3 4 5 रख देख लो, 5 भाग जाओगे, 1 रखोगे तो 6 आएगा, 6 का 5 का भाग जाता नहीं है। पॉइंट में नहीं देना है, पूरा भाग देना है। 2 रखो 36 36 के अंदर 5 का भाग जाता नहीं, 3 रखो 216 216 के अंदर भी 5 का भाग नहीं जाता है। तो 6 का 2 टुकड़ा कहेंगे 2 √3। अतः अब थोड़ा सा लिखना है और कि अतः 6n में स्पष्ट है
6n में तो स्पष्ट है कि 2√3 गुणनखंड है, लेकिन इसका कोई गुणनखंड 5 नहीं है, अतः 6n अंक की संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, बस वही तो। और तो उत्तर लिख के बाद मेन चीज तो आ गई आई 3 है, पहला तो 5 तो विभाज्य है नहीं है तो बात कैसे, फिर टुकड़ों के 2√3 2 × √3, अभी 2 और 3 और 5 और 5 जावे कोनी 3 मतलब 0 मतलब समान होना ना 4 से 3 है, और ये तो लिख लो कभी पूछ ले 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो पूछते हैं वो थोड़ा अच्छा पूछते हैं, वो आपके भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के ऊपर है। यानी दर्शाइए, इसे सिद्ध करना भी बोल सकते हैं या दिखाओ भी भाई, आप बताओ कि प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 8 की गुजो मान भी हो सके, लेकिन आपने घबराना नहीं है। 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखो एडो क्वेश्चन करना रो एक सीधो तरीको है। मान लीजिए ए कोई पूर्णांक है, ए कोई क्या है, धन पूर्णांक है, तथा बी रो मान कितने थे, बी रो मान कितने थे 4, 8 5 है तो 5 है, जाओ तो 4 है तो 4 हो जाए, अतः ए तथा बी में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या हो जाएगा भाई, विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन से कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है, a बराबर bq + r, और कितने बराबर है 8, देखो परसेंट देंगे 4, तो 4q + 8 r निकाला, r मान कितना हो सके 0 में बराबर हो सके, और 4 छोटा है, 4 हमेशा छोटा है भाई, 4 एक है तो 5 क्यों हो जाए, एक नहीं तो 4 तो छोटे लेंगे, 0 नहीं 3 तक है, अतः मान क्या हो जाएगा 0 r 4 के बराबर, अतः शेषफल क्या बच सकता है इसके अंदर, अतः शेषफल 0 बची, 1 बची, 2 बची, 3, ये 3 संख्या क्या बच सकती, शेषफल बच सकती है। अतः a बराबर 4q + 1 लिख सकता नहीं लिख सकता, a बराबर 4q + 2 लिख सकता, a बराबर 4q + 3 लिख सकता, और a बराबर और क्या लिख सकता 4q लिख सकता। तो अब देखो ये सारे क्या विषम धन पूर्णांक, अतः a एक विषम धन पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 का
प्रकार है। भाई अपन निश्चित तो इस करना भाई ये दोनों में नहीं और सोल्व करने में वो आएगा और वो आएगा, ये दोनों क्या धन पूर्णांक होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा एक मुझे नहीं लगता एक नंबर का भी कहीं से बाहर जाएगा। यही शांत अशांत पूछते हैं, शांत संख्या किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, अशांत अनावर्ती, शांत अनावर्ती, परमेय अपरमेय संख्या, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला, लसत मसत, दोनों संख्या का गुणनखंड, ये सब आपको पूछेंगे। थैंक यू।